अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस जो होती है वो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जिसमें अब हम गैसेस और लिक्विड्स को कवर करने के बाद आ चुके हैं सॉलिड्स पे। और सॉलिड्स का हम इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सॉलिड्स के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि सॉलिड्स की जो है वो 2 फॉर्म्स कौन सी, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है इमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में हम पहले देख चुके हैं थोड़ी सी कि वो जो है उनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है या उनके जो है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो इस लेक्चर में उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की जो है वो डिटेल को देखा जाएगा। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में उसकी आ जाती है पहली प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या है कि कोई ना कोई जो है वो एक कह लो कि एक तरतीब से मॉलिक्यूल्स, आयंस या जो भी उसमें मौजूद है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स वगैरह जो भी उस क्रिस्टल के अंदर मौजूद हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब ये परफेक्ट एंगल्स के ऊपर जो है वो सारे के सारे आयंस मौजूद होंगे। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट या ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड का आपने 9th क्लास में भी इस तरह से क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, और जिसमें जो है पॉजिटिव आयन साइडर में और नेगेटिव आयन यानी कि क्लोराइड जो है वो उसको सराउंड किए हुए होते हैं इन कॉर्नर्स के ऊपर। और इसके अलावा ये एक परफेक्ट शेप है, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप है, जिसमें एक एंगल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आयंस अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट इनका जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। बिल्कुल एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे पहले ना तो ये मेल्ट होंगे ना ही उससे पहले जो है वो इनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है इनके स्ट्रक्चर पे। उसके अलावा क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स का मतलब क्या है कि जब भी कोई सॉलिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है, तो जब आप उसको देखोगे तो उसके एक परफेक्ट जो है वो प्लेन्स बनेंगे, एजेस जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये सोडियम क्लोराइड की, इसको हम वैसे ही छोटे छोटे से दाने होते हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए ना इसको, यानी कि आपने देखा होगा जो क्योड़ा माइंस है वहाँ पे कितने कितने बड़े जो है वो पत्थर किस्म के सॉल्ट के जो है वो टुकड़े होते हैं। तो जब उनको तोड़ा जाता है ना, तो तब भी जो उसके अंदर आइंस वगैरह होंगे ना, तो उनके एक जो है वो एक स्पेसिफिक शेप होगी जो कि आपके पास एक राइट एंगल के ऊपर मौजूद होंगी सारी की सारी। ठीक है जी, जब भी आप इसको कहीं से भी कट डाउन करोगे तो इसके जो है वो आपको एक जैसे जो है वो प्लेन्स या फिर एजेस मिलेंगे। ओके जी। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी हम कह सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें एनिसोट्रॉपी जो होती है ना, ये बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है उसकी डायरेक्शन की बेस पे। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपकी आयंस है ना अंदर इसके जो भी पार्टिकल्स है वो उनकी अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी जो है वो डिफरेंस आ जाता है। ओके जी। उसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। तो अगर आप लोग सिंपली इसके बारे में बात करो तो आप इसको कहोगे कि ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसको कहा जाता है आपकी। तो यहाँ पे एनिसोट्रॉपी क्या होती है, बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जिस पे डिपेंड करती हैं इसकी डायरेक्शन के ऊपर, आयंस पार्टिकल्स के डायरेक्शन के ऊपर अगर वो चेंज होंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो चेंज हो जाएंगी। उसके अलावा ये एनिसोट्रॉपिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं कौन कौन सी होती हैं, एक होता है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके अलावा है थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, उसके अलावा क्लीवेज प्लेन्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब वो टूटता है तो एक आपको फेसेस से नज़र आते हैं सॉलिड के, उसको कहा जाता है क्लीवेज प्लेन्स। ठीक है, जैसे कि अगर इसको यहाँ से काटा जाए तो आपको यहाँ से भी एक प्लेन नज़र आएगा, फेस नज़र आएगा, और यहाँ से भी एक फेस नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से फेस और इस तरह से दो सर्फेसिस। ठीक है जी। तो यहाँ पे थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ भी डिपेंड करती हैं एनिसोट्रॉपिक पे। ठीक है, यानी कि आयंस जो होते हैं वो कभी पैरेलल भी अरेंज होते हैं, कभी परपेंडिकुलर भी अरेंज होते हैं। उसके अलावा क्लीवेज प्लेन्स मैंने आपको भी बता दिया। यहाँ पे वो एग्जांपल भी देता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ग्रेफाइट में डायरेक्शन में, अगर ग्रेटर इन वन, अगर आपके पास जो है वो ग्रेफाइट का पीस है, ठीक है, तो उसमें वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा अगर तो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी कंडक्टिविटी में भी फ़र्क आएगा, वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं एग्जांपल दे रही थी आपको किसकी, के क्लीवेज प्लेन्स। यहाँ पे हम बात कर रहे थे अनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ की। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ग्रेफाइट के अगर उसमें उसके स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन अगर पैरेलल होंगे तो कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो डायरेक्शन जो है वो आयंस की चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्लीवेज जो है वो ओके जी। उसके बाद फिर हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आ जाती है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है कि रिपीटेशन होती है जिसकी और एंगल्स की जब आप लोग क्रिस्टल को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं अबाउट 360 डिग्रीज। ठीक है, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। जैसे कि ये है ना, तो इसको अगर मैं 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करूं तो इसके जो एजेस हैं, इसके जो प्लेन्स हैं वो दोबारा से रिपीट होंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। ओके जी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है सिमेट्री के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सिमेट्री के एलिमेंट्स एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। आप लोग कह लो कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ठीक है जी, इस तरह से। उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाती हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं कि क्रिस्टल की वो शेप जिसमें ये ग्रेजुअली ग्रो करता है। ठीक है, उसको कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। के क्रिस्टल जो होता है वो आपको पता है डिफरेंट शेप के होते हैं। कोई क्रिस्टल जो है उस तरह से ग्रो कर रहा होता है, कोई क्रिस्टल इस तरह से ग्रो कर रहा होता है, कोई क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो कर रहा होता है। उसी को कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं प्रिपरेशन। अ क्रिस्टल कैन बी प्रिपेयर्ड। क्रिस्टल को जो है वो तैयार किया जा सकता है किस तरह से, आप जो है वो मॉडरेट कूलिंग कर लो ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या करो, मॉडरेट कूलिंग पे आप उसको ठंडा कर सकते हो। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा तभी उसको ठंडा करने से हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स बनती है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे अगर आप इसको ठंडा करो। ठीक है, तो और उसके अलावा इसको प्रिपेयर करने के बारे में वो बता रहा है। सैचुरेटेड सोल्यूशन को मॉडरेट टेम्परेचर पे आप कूल करो, फिर उसके बाद कूलिंग आपकी लिक्विड की स्लो हो जाएगी और ग्रोइंग इन वेरियस डायरेक्शन। उसके बाद जो है वो क्रिस्टल्स वेरियस डायरेक्शन में आपको ग्रो करती हुई नजर आएंगी और उसी ग्रोथ को जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिस्टल कर रहा है उसको कहा जाता है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। उसके बाद फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 8, जिसका नाम है पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि पोलीमॉर्फिज्म, अच्छा एक और बात कि आपकी जो है ना हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल में, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल में एक और बात आ जाती है और वो क्या है कि अगर आप कंडीशन, जैसे कि क्रिस्टल जिस कंडीशंस पे वो ग्रो कर रही हैं, ठीक है, अगर वो आप मेंटेन रखते हो, जैसे कि आपने टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जांपल आपने डेफिनेट रखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, उसके अलावा सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने उसके अंदर जो सोल्यूट है उसकी आपने एक डेफिनेट क्वांटिटी रखी है। ठीक है, वो यहाँ और भी डिफरेंट जो आपके क्रिस्टल्स को तैयार करने के लिए जो आप लोग प्रोसेस फॉलो करते हो उसमें आपने डेफिनेट जो है वो चीज़ें यूज़ की होंगी। तो उसमें क्रिस्टल जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उन कंडीशन को चेंज कर देते हो तो आपकी जो क्रिस्टल्स की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके जी। उसके अलावा शेप जो है वो भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन सेम और मॉर्फिज्म इन शेप। तो वो कहते हैं कि दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस अगर आपके सेम जो है वो आपके सेम शेप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी, तो उसको क्या कहा जाता है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और आइसोमॉर्फ्स यानी कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक ही तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको कहा जाता है एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए आइसोमॉर्फ की तो वह है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है और पोटाशियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट। उसके अलावा फिर ये हो गया हमारे पास। उसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि जो क्रिस्टल है आपका, जो कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कोई भी आपके पास कंपाउंड है जिसकी क्रिस्टल्स बन सकती हैं, तो अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अलावा पॉलीमॉर्फ्स यानी कि जो आपके पास कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा शेप्स में, क्रिस्टलाइन शेप्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कहा जाएगा दूसरे के ये क्या है, पॉलीमॉर्फ्स हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सिल्वर नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हैं कि कंपाउंड फिनोमिना होता है पॉलीमॉर्फिज्म वाला, और उसके अलावा ये केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं, और उसके अलावा यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो डिफरेंट होती हैं।
क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जबकि अगर आइसोमॉर्फिज्म को देखा जाए तो ये आपका, ठीक है जी, आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी यानी कि सब्सटेंस का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना, उसको कहा जाता है एलोट्रोपी। और ये बात हम लोग जो है वो पढ़ के आ चुके हैं, आई थिंक 9th में पढ़ी है हमने ये बात पहले ही, कि कोई भी कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म जब एग्जिस्ट करता है उसको कहा जाता है एलोट्रॉप। इंसानों में अगर मैं बात करूँ तो इंसानों में भी एलोट्रॉप्स होते हैं, कि जो आपके मुंह पे कुछ होते हैं, ठीक है, मुंह पे आपके बड़े अच्छे होंगे, लेकिन आप जैसे कि थोड़ा सा उनसे पीछे हो के बाद, मतलब पीठ करते हो, यानी किसी और से बात करते हो, तो वो आपके पीछे जो है वो आपकी वो करते हैं कि आप याद रखना पसंद भी नहीं करेंगे, तो उनको एलोट्रॉप कहा जा सकता है। और मैं अगर आसान अल्फाज में इसको बताऊँ आपको एलोट्रॉप्स, तो एलोट्रॉप्स वो होते हैं जो मुनाफिक लोग होते हैं, जो आपके मुंह पे कुछ होते हैं और बाद में कुछ होते हैं, और ये इतने ढीठ किस्म के होते हैं, इतने गलीज किस्म के ये लोग होते हैं, और इनको इस तरह से करने के बाद, जो आपके साथ बुरा करने के बाद ये बाज नहीं आते। और अल्लाह ताला ने भी इनको इतनी ढील दी होती है, इतनी ढील दी होती है कि वो खींचना भूल जाते हैं, और आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है। तो अभी हम भी अपनी लाइफ को जो है वो चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और लेकिन ऐसा नहीं है, जब इनकी पकड़ होती है तो फिर बहुत सख्त होती है, और इनको फिर पता चल जाते हैं सारे के सारे कि हम गलत करते थे और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुनाफिक लोग ऐसे ही होते हैं, और हमें जो है वो इनको परखना और इनको जज करना जो है वो आना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे एलोट्रॉपी सॉलिड्स की भी फॉर्म है, ठीक है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो आपके रियल लाइफ में लोग इस तरह से होते हैं ना, एलोट्रॉप टाइप के, जो एक से ज़्यादा तरह की शक्ल ले लेते हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि जो मोमिन होता है तो उसका दिल नरम होता है, ठीक है, और उसके अलावा वो मुनाफिकत नहीं करता, कभी भी झूठ नहीं बोलता, और अपने इर्द गिर्द देखिएगा कि हर दूसरा बंदा जो है वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में मुलविस ज़रूर होगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, या मैं जो है वो पता नहीं दुनिया से लैदा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली जो है वो इस तरह से इंसानों को करते हुए देख के थोड़ा सा होता है कि इंसान है ये, लेकिन इनमें हरकतें जो है वो जानवर वाली पाई जाती हैं, टू बी वेरी सॉरी। सो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम ये सारे के सारे जो स्पीचेस हैं मोटिवेशनल, हम दूसरे चैनल पे कर लेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे आ जाता है एलोट्रॉपी, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जैसे कि सल्फ़र है, तो सल्फ़र एलोट्रॉप, सल्फ़र की जो एलोट्रॉप्स है ये आपकी रोम्बिक भी होती है, मोनोक्लिनिक भी होती है। इसकी जो है वो एक रोम्बिक फॉर्म भी है, और एक इसकी जो है वो कौन सी है, मोनोक्लिनिक फॉर्म भी है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास एलोट्रॉपी है, पॉलीमॉर्फिज्म से ये कौन सा फिनोमिना होता था कंपाउंड का, और जो एलोट्रॉपी है ये एलिमेंट का फॉर्मूला है, यानी कि इसमें एलिमेंट जो होगा वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा एलोट्रॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और उसके अलावा इनकी सेम और केमिकल और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसके अलावा ट्रांजिशन टेम्परेचर की अगर बात करें तो जिसमें एक जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। या फिर हम कह सकते हैं कि दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होती हैं एक ही सब्सटेंस की, वो को एग्जिस्ट करती हैं इस टेम्परेचर पे, और उसको कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन मतलब कि चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है जी। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे टिन की, ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी कि टिन की, टिन है हमारे पास टिनस, ये है टिन, और ये हमारे पास जो है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है, और एक होता है वाइट टिन। तो ये आई थिंक 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो अगर इससे पहले जो है ये क्यूबिक फॉर्म में था, जैसे ये टेम्परेचर लगा तो ये वाइट टिन जो है आपका, वाइट टिन जो कि है टेट्रागोनल, ठीक है। एक टिन हमारे पास ये है 13.2 डिग्री सेल्सियस क्यूबिक, और जो दूसरा है जो कि इस टेम्परेचर के बाद आया वाइट टेट्रागोनल, ठीक है। तो ये दोनों ही जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ये आपस में क्या कर रही हैं, को एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, ओके जी। उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाती है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर तो क्रिस्टलाइन फॉर्म सब्सटेंस का चेंज कर देता है एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, और बिलो दिस टेम्परेचर ओनली, और अगर आप इससे कम 13.2 डिग्री सेल्सियस अगर 12 हो जाए, 11 हो जाए, 10 हो जाए, तो आपकी ये ट्रांजिशन फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो कि होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है जी यहाँ पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करें।
ओके जी, उसके अलावा फिर हमारे पास आई थिंक ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो 10 की 10 होती हैं कंप्लीट। और ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है ना, ये हमेशा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो है वो उसके जो है ना मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम होगा। ये बात आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी याद रखनी है। और आई होप कि आपको जो है वो टॉपिक अच्छा लगा है, और फिर भी कोई मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपको जो है ये क्लियरली चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि राइटिंग थोड़ी सी साफ़ हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मसला है अगर आपको समझने में आता तो इसलिए मैं साथ साथ बोल भी रही होती हूँ। सो कोशिश मेरी यही है कि आइंदा राइटिंग भी साफ़ हो जाए और लाइटिंग भी आपको जो है वो प्रॉपर कर दी है। फिर भी कोई मसला है तो फिर मुझे बताइएगा। तो आई होप कि आपने जो है केमिस्ट्री बच्चों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है जिसको आपने बोझ नहीं लेना। आपने इसको जो है वो एक इंटरेस्टिंग वे में, जिस तरह से आप डाइजेस्ट में या नॉवेल्स में इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो और आपको तजस्सुस होता है कि इसमें आ गया क्या, इसमें आ गया, इस तरह से ये भी इंफॉर्मेशन है। और ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये तो हर एक इंसान को इंटरेस्ट होगा इसके बारे में पता हमें चले। जैसे कि बायो में अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हो तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है आपको। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो आप लोग जो डेली खाने बनाते हो, जो डेली अब इतनी ज़्यादा मटेरियल यूज़ करते हो, तो उसके बारे में ये सारा का सारा। तो आई होप कि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट लेके इनको जो है वो पिक कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो इसको बिल्कुल भी जो है वो आपने बोरिंग नहीं समझना, क्योंकि हम उतनी ही डिटेल में आपको बताते हो जितनी की रिक्वायर्ड है, और ताकि आपको जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे। और मैं कॉमन एग्जांपल ज़्यादा बहुत कम एक दो ही टच करती हूँ, क्योंकि लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है और हम ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि जो हमारी बात है हम उसी पर रहें। क्योंकि अगर हम ज़्यादा एग्जांपल्स कोट कर देंगे तो हमारा मेन टॉपिक जो है फिर रह जाएगा। सो हम ऐसा नहीं करना चाहते। तो आई होप कि आपको जो है वो टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, और आपके एक लाइक से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप कुछ लोग जो है वो अकेडमीज़ वगैरह नहीं जा सकते हैं या कोई भी इशू है या कुछ भी है इस तरह से, तो वो इस तरह से घर में बैठ के कर लें। और वैसे भी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया था टेली स्कूल का, कि वो टेली स्कूल जो है वो बनाकर उन्होंने ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर दिए। कितना अच्छा ये सिस्टम है, और आने वाले कुछ वक्त में पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो आप लोग भी जो है वो इस पर फोकस करें और कोशिश जारी रखें। और आप जो हैं वो मुझे कैसे जो है वो आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप एक लाइक कर सकते हैं, अपना कमेंट से मुझे बता सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं आपको टॉपिक्स। हो थैंक यू सो मच।